विविधता एवं भेदभाव। अभी हम लोग इस अध्याय का अभ्यास कर रहे हैं। तो चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी भेदभाव का सामना करने पर देखते हैं, अपनी आजीविका चलाने के लिए लोग क्या करते हैं कि अलग अलग तरह के काम करते हैं, जैसे कि पढ़ाना कर, बर्तन बनाना, मछली पकड़ना, बढ़ईगिरी, खेती एवं बुनाई इत्यादि इत्यादि। लेकिन कुछ कामों को दूसरे के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। सफाई करना, कपड़े धोना, उसके बाद बाल काटना, कचरा उठाना जैसे कामों को समाज में कम महत्व का माना जाता है। क्या माना जाता है? कम महत्व का माना जाता है। तो इसीलिए जो लोग इन कामों को करते हैं तो उनको गंदा और अपवित्र माना जाता है। तो यह जाति व्यवस्था का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है। और जाति व्यवस्था में लोगों के समूहों को एक तरह की सीढ़ी के रूप में रखा गया है, जिसमें एक जाति दूसरे जाति के ऊपर या नीचे थी। जिन्होंने अपने आप को इस सीढ़ी में सबसे ऊपर रखा, उन्होंने अपने को ऊंची जाति का उत्कृष्ट कहा। जिन समूह को इस आजादी के तले, मतलब कि इस सीढ़ी के तले में रखा गया है, उनको अछूत और अयोग्य कहा गया है। जाति प्रथा के नियम एकदम निश्चिंत है और इन अछूतों को दिए गए काम के अलावा कोई और काम करने की इजाजत नहीं थी। अभी उदाहरण के लिए हम लोग लेते हैं कि कुछ समूह को सिर्फ कचरा उठाने और मरे हुए जानवरों को गांव से हटाने की इजाजत थी, और उन्हें ऊंची जाति के लोगों के घर में घुसने, गांव के कुएं से पानी लेने और यहाँ तक कि मंदिर में घुसने की भी इजाजत नहीं थी। उनके बच्चे दूसरे जाति के बच्चों के साथ स्कूल में बैठ नहीं सकते थे। और इस तरह ऊंची जाति के लोगों को जो अधिकार हासिल था, उससे उन्होंने तथाकथित अछूतों को वंचित रखा। अभी हम लोग देखते हैं कि भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित अपने भेदभाव के अपने अनुभवों के बारे में लिखा है। तो उन्होंने क्या लिखा है हम लोग अभी देखते हैं। यह अनुभव उनको 1901 में हुआ था, जब वे केवल 9 साल के थे और वे महाराष्ट्र में कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। अभी वहीं पर उनको बड़ी देर उन्होंने इंतजार किया, पर कोई भी नहीं आया। अभी ये उन्होंने कहा है जो हम लोग अभी पढ़ेंगे और उसकी अभ्यास करेंगे। बड़ी देर हमने इंतजार किया पर कोई आया नहीं। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गए और उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे। मतलब वहां पे वो गए थे, दोनों भाइयों का चित्र यहाँ पे दिख रहा है। स्टेशन मास्टर सामने ही खड़े हैं और वो कुछ उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। तो जाहिर है कि हम लोगों को इधर पढ़ने में आया है कि वो स्टेशन मास्टर उनके टिकट मांग रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि हम वहां क्यों रुके हुए थे। तभी अपने बाबा साहेब अंबेडकर जी ने उनको बताया होगा कि हमें कोरेगांव जाना था और हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुंच पाया था और हमें पता नहीं था कि कोरेगांव कैसे पहुंचते हैं। हमने बहुत ही अच्छे कपड़े पहने रखे थे और हमारे कपड़ों और बोली से कोई भी यह अंदाज नहीं लगा सकता था कि हम अछूतों के बच्चे थे। निश्चय ही स्टेशन मास्टर को भी यही लगा होगा कि हम ब्राह्मण बच्चे हैं, और वे हमारी मुश्किल को देखकर बड़े परेशान हो गए थे कि हिंदू में होता ही है। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं, मतलब बच्चों से पूछा कि आप लोग कौन है आप। बिना एक पल भी सोचे मेरे मुंह से निकल गया, मतलब बाबा साहेब अम्बेडकर के मुंह से, बाबा साहेब जी के मुंह से निकल गया कि हम महार हैं। बंबई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था। उनको एकदम से धक्का लगा, वे भौचक्के से ऐसे रह गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन आ गया। उसके बाद हमने उनके चेहरे पर एक अजीब सी घृणा की भावना उन पर हावी हो गई थी।
उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना, वे अपने कमरे में वापस चले गए और हम वही के वही खड़े रह गए। 15-20 मिनट बीत गए। सूरज बिल्कुल छिप सा गया था। पिताजी आए नहीं थे और न ही उनका नौकर, और अब हम स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए थे। हम काफी घबराए हुए थे क्योंकि वो सिर्फ 9 साल के थे। यात्रा के शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना उनके अंदर थी, उसकी जगह अब अत्यधिक उदासी ने उसकी जगह ले ली। आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर लौट कर आए तो पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। तो हमने कहा कि अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरेगांव जा सकते थे। अगर कोरेगांव ज्यादा दूर नहीं है तो हम फौरन निकलना चाहते थे। वहां किराए पर कोई बैलगाड़ी चल रही थी, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जो जवाब दिया था कि हम बाहर है, तो उसका पता सबको चल गया था। कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। हम दुगुना किराया देने को तैयार थे, पर हमें महसूस हुआ कि बात पैसे से नहीं बन सकती थी। स्टेशन मास्टर, जो हमारे लिए गाड़ी वालों से मोल तोल कर रहे थे, और चुपचाप खड़े हो गए। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। अब ये अनुभव है, समानता के लिए संघर्ष। इस तरह से उन्होंने एक अपना एक्सपीरियंस यानी उनका अनुभव उन्होंने शेयर किया, हमारे साथ बांट लिया था। ब्रिटिश शासन से आजादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था, उसमें भी समानता के व्यवहार के लिए जो किया गया संघर्ष भी शामिल था। जैसे दलितों, औरतों, जनजातियों लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया, उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। जैसा कि पहले भी बात हुई थी कि बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया था। महिलाओं ने मांग की थी कि जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है, वैसे उन्हें भी अधिकार मिलने चाहिए। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने के लिए भी संघर्ष किया था। आगे बढ़ते हैं। 1947 में भारत जब आजाद हुआ और एक राष्ट्र बना, तो हमारे नेताओं ने समाज में इस व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया, और संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता था और कैसा भेदभाव किया जाता है, और लोगों ने उसके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया है। और कई नेता इन लड़ाइयों के हिस्सा भी थे, जैसे डॉक्टर अंबेडकर। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिसमें भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए। समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया, जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त है। अस्पृश्यता यानी छूताछूत को अपराध की तरह देखा जाता है, जो इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया है। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आजाद है। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हुई है, और इन सब के अलावा संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली थी कि वह गरीबों और मुख्य धारा से अलग अलग पड़ गए समुदायों को इस समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाए, कुछ ठोस कदम। हमने क्या सीखा? इसके अंतर्गत आपको समानता के लिए संघर्ष के बारे में लिखिए, यह आपका प्रश्न है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।